नमस्कार। आपका स्वागत है तीर तर्कस चैनल में। 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। इस तारीख को भारत के लोग अभी तक नहीं भूले हैं। ये भूलने वाली तारीख रह भी नहीं गई है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस तारीख को खुशी के साथ कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी में पर्यटन के लिए गए हुए लोगों में से लगभग 27-28 लोगों को आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाकर उनकी जानें ले ली थी। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर जहां के शिकारों और जहां के ट्यूलिप गार्डन्स को देखने के लिए पर्यटक केवल देश ही नहीं विदेश से भी वहां पर आते हैं। कश्मीरियों की आवभगत, उनकी मिठास और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की वह मनहूस सुबह पर्यटकों के लिए बहुत भारी पड़ी, जब उस चरागाह में, उस पार्क में, बैसरन घाटी में पर्यटक हंसी खुशी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। उनके बच्चे खेल रहे थे और खाने पीने में मशगूल थे। ऐसे में भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए 4 दहशतगर्द वहां पर आए, लोगों को इकट्ठा किया, उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा और जब उन्हें पता चला कि इनमें से कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग होने के लिए कहा। तब तक शायद पर्यटक जान चुके थे कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए कुछ हिंदुओं ने अपने आप को मुसलमान कहकर के अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन ये दहशतगर्द शायद जरूरत से ज़्यादा ही चालाक थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने ऐसे लोगों से, जिन्होंने अपने आप को मुसलमान बताया, पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने तक पर वो उतर आए। और जब वो ये तय हो गया कि मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे धर्म के हैं, साफ साफ कहा जाए तो हिंदू हैं, उन्होंने उनकी हत्याएं कर दी, नृशंस हत्याएं कर दी। किसी की कनपटी पे गोली लगी, किसी के भेजे में गोली लगी, कोई किसी का दिल छल नहीं हुआ। सोचिए, वहाँ जिस समय खून के फवारे छूट रहे होंगे, औरतों की, बच्चों की, महिलाओं की किलकारियों की जगह चित्कारें गूंज रही होंगी, तो कैसा विभत्स दृश्य रहा होगा। वास्तव में ये एक मनहूस दिन है, ये एक काला दिन है और इसे कोई भी भारतीय याद नहीं करना चाहेगा। लेकिन याद तो करना पड़ेगा, और याद इसलिए करना पड़ेगा कि ऐसा नृशंस हत्याकांड कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करने के लिए अलग अलग तरीकों से विवश किया गया। वहाँ के कश्मीरी पंडितों की कहानी कश्मीर फाइल्स या दूसरी फिल्मों के माध्यम से हमारे सामने आई है। किस प्रकार से उन्हें अपने घर बार छोड़ करके, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके, अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को छोड़ करके वहाँ से भागकर देश के दूसरे हिस्सों में शरण लेनी पड़ी। और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वहाँ से धारा 370 हटाने का फैसला किया। फैसला कड़ा था, आलोचना भी हो रही थी, उसके पीछे की आशंकाएं भी बहुत थी। इस बात की आशंकाएं लगातार हवा में तैर रही थी कि यदि धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया तो फिर वहाँ पर भारी मात्रा में दंगे हो सकते हैं, कश्मीर देश से अलग होने की राह पर जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसे इस बात से समझा जा सकता है, इससे माना जा सकता है कि कश्मीरी लोग खुद को भारत से ही जुड़ा हुआ मानते हैं। उसके बाद कश्मीर में चुनाव हुए, वहाँ पर अब्दुल्ला सरकार बनी और प्रशासन ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। कितना अच्छा हो रहा था इसको इस बात से समझ सकते हैं कि 2020 के मुकाबले 2025 आते आते वहाँ पर पर्यटकों की संख्या में 6 गुना वृद्धि हुई, यानी 600%। पर्यटन में वृद्धि का मतलब है वहाँ की आय बढ़ना, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना, वहाँ के शिकारा बोट्स का आबाद होना, वहाँ के ट्यूलिप गार्डन्स का आबाद होना, ये सब हुआ। भारत बड़ा खुश था,
कश्मीरी बड़े खुश थे, लेकिन शायद कोई बहुत दुखी था, बहुत नाराज था। उसे भारत की खुशहाली देखी नहीं जा रही थी। और ऐसे ही नापाक इरादे वाले पड़ोसी देश ने दहशतगर्दों को भेजकर कश्मीर के लोगों को हंसी के बजाय रोने पर मजबूर कर दिया। 28 जानें देखते ही देखते चली गई। गुस्सा जायज है, रोष स्वाभाविक है, आक्रोश होना ही चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला अगर इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो लंबा चल सकता है। नुकसान देश का भी है, नुकसान कश्मीर का भी है और नुकसान जम्मू का भी है। इससे बचना होगा। सरकार ने साहसपूर्वक कदम उठाए। इन कदमों की पहली श्रेणी में कूटनीतिक कदम उठाए गए, जिसमें सिंधु ट्रीटी को कैंसिल किया गया। बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 1 मई से पहले सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का हुक्म दिया गया और साथ ही साथ यूएन के वीज़ा पर भारत में उनके प्रवेश पर पाबंदी भी लगा दी गई। देखने में ये निर्णय कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं लगते, लेकिन इनका असर बहुत व्यापक था। इन निर्णयों से पाक का बौखलाना स्वाभाविक था और वो बौखलाया। ख़ासतौर पर यदि देखें, सिंधु नदी का पानी यदि पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा तो फिर समझ लीजिए पाकिस्तान की खेती सूखनी तय है, पाकिस्तान के लोगों के गले सूखने तय हैं और वहाँ की जो संपन्नता उस पर ग्रहण लगना भी तय है। इस बात को पाकिस्तान ने बहुत जल्दी समझा, लेकिन पाकिस्तानी नेता इस बात को कभी भी किसी भी तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं रहते कि उन्होंने गलत किया है। उल्टे वो गीदड़ भभकी पर उतर आए। वहाँ के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जैसे लोग धमकी देने पर उतर आए, परमाणु हथियारों की धमकी देने लगे। कोई पूछे इन मूढ़ लोगों से, क्या किसी भी तरीके से पाकिस्तान सैन्य क्षमता में, परमाणु क्षमता में या दूसरी क्षमता में भारत के कहीं पासंग भी ठहरता है? यदि युद्ध होता है तो ऐसे में यह निश्चित है कि पाकिस्तान को अपनी हार माननी ही पड़ेगी, चाहे 1971 रहा हो या 1965। उसको ये बात स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके पीछे उनकी सीधी सी मंशा है किसी भी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना है। मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कभी दावा किया करते थे, जनता को भड़काने के लिए कहा करते थे, हम 1000 साल तक भूखे रहकर भी भारत से जंग लड़ेंगे। क्या हुआ? शिमला समझौता करना पड़ा। 93,000 पाकिस्तानियों को घुटनों के बल बैठकर आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने का नाम नहीं लेता। और उस पर भी 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश अलग हुआ तो उससे भी उसने बैर बढ़ा करके ही रखा है। खैर, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार ने क्या क्या किया। निश्चित रूप से आज के समय में आमने सामने का युद्ध समस्या को हल नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आए हमारे मासूम नागरिकों की हत्या करके चला जाए, कभी हमारे सैनिकों के सर काट कर यहाँ पर भेज दे। उसे भी सहन नहीं किया जा सकता है। कूटनीतिक प्रहार पाकिस्तान पर हो चुका है, ये और भी होगा। और जिस तरीके से पूरे विश्व का समर्थन भारत को इस मुद्दे पर मिल रहा है, वह निश्चित रूप से भारत की विश्व में प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और आगे भी इस बारे में हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री लगातार सैन्य प्रमुख के संपर्क में हैं। वो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने न केवल उस दिन बल्कि मन की बात कार्यक्रम में भी खुलकर कहा कि दहशतगर्दों को उनके किए की सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी बाहर होगी। निश्चित रूप से वो उस सजा के पात्र हैं, उन्हें सजा देनी होगी। लेकिन एक कहावत है, चोर को नहीं चोर की माँ को मारना होगा। केवल चंद दहशतगर्दों को निपटाने से काम नहीं चलेगा, उनके घरों को उड़ाने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमें उस स्रोत को सुखाना होगा जहां से दहशतगर्द की यह खून भरी नदी भारत की ओर बहती है। उस स्रोत को सुखाने की आज जरूरत है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि बिना सोचे समझे, आवेश में, उद्वेग में, क्रोध में, गुस्से में हम कोई भी कदम उठाएं, क्योंकि
कोई भी कदम उठाने से पहले उसके सारे प्रभावों का आकलन करना बहुत जरूरी है और इस समय भारत उसी आकलन में लगा हुआ है। निश्चित रूप से सारे विकल्प भारत के समक्ष खुले हैं। कूटनीतिक प्रहार, साथ ही साथ पाकिस्तान को विश्व की बिरादरी से अलग करना, उसके हितैषियों को बताना कि वो किसके साथ हैं, उसके विरोधियों को अपने साथ लाना, ये सारे कदम कूटनीतिक स्तर पर उठाए जाने चाहिए और मुझे लगता है सरकार उठा भी रही है। जहाँ तक बात आती है परमाणु क्षमता की, तो अभी पाकिस्तानी नेता ये धमकी दे रहे हैं कि उनके पास 130 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास ये संख्या 172 की होती है। और सबसे बड़ी बात कि परमाणु बम का इस्तेमाल करना इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है, लेकिन गीदड़ भभकी देना उसकी आदत में शुमार रहा है। उससे भी बड़ी बात, आपके पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जिसकी काट भारत के पास ना हो। चाहे गोरी की बात करें या दूसरे हथियारों की बात करें, आप हर समय हमारे राडार पर हैं। ये जान लीजिए मिस्टर भुट्टो, ये जान लीजिए पाकिस्तान के सभी नेता और दहशतगर्द, वो भारत नहीं है जो अजहर मसूद को वापस किया करता था। अब वो भारत नहीं है जिसे बनाना स्टेट कहा जाता था। ये भारत नया भारत है। ये भारत आगे बढ़कर घुसकर मार करने वाला भारत है। इसे आप बालाकोट में देख चुके हैं, लेकिन आप हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपका नाम जरूर पाक है, लेकिन खराब बात यह है, दुख की बात यह है कि आपके इरादे हमेशा नापाक ही रहे हैं और इस बार देश ने यह ठान ली है कि आपके इन नापाक इरादों की पूरी सजा आपको दी जाएगी। इसमें वक्त लगेगा और इस हमले में यदि देखें सब कुछ नकारात्मक रहा, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं से एक सकारात्मक बात भी इस हमले के बाद उभर कर आई। हमारी सरकार यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच राजनीतिक तुतु में लगातार चलती रहती है, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर से भारत के राजनीतिज्ञों ने दिखाया कि वो आपस में कितने भी सर फुटोवल कर लें, उनके अपने कितने भी दलगत हित हों, लेकिन जब देश की बात आती है हम सब एक हैं और वो एक हैं केवल हिंदुस्तानी, एक हैं केवल भारतीय। दूसरा सकारात्मक पक्ष, लगातार हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते हुए कुछ दल जिनका वोट बैंक दूसरे पक्ष में है वो सरकार का विरोध करते रहे। एक उद्वेलन मुसलमानों के बीच निश्चित रूप से है। हिंदुत्ववादी भी काफ़ी उग्र नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिस प्रकार से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आईना दिखाया है, इससे उसको सबक लेना चाहिए। हमारे नेताओं ने, हमारे मुस्लिम लोगों ने आगे बढ़कर इस हमले की निंदा की है, मजम्मत की है, इसकी भर्त्सना की है। और इतना ही नहीं, कश्मीरी जो कभी पत्थरबाजी के लिए दहशतगर्दों के पक्ष में सामने आते थे, कश्मीरी जो इंडियन डॉग्स गो बैक के नारे लगाने लगे थे, वो सब खुल करके सामने आए हैं। उन्होंने वहाँ पर तड़पते हुए लोगों की मदद की है, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ये मुद्दा आपस में, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय एकजुटता का है, अपनी अखंडता का, अपनी संप्रभुता का मान रखने का है। और बड़ी खुशी की बात है कि हम उस पर चल रहे हैं। तीर तर्कस चैनल लगातार आपके साथ संपर्क में रहेगा। जितने भी मुद्दे होंगे उन पर निष्पक्ष रूप से अपनी राय देगा, आपकी राय जानेगा और बिना शोर शराबे के शांत भाव से अपनी बात आप हमें कहेंगे और आपकी बात हम पहुंचाएंगे पूरे देश तक। तो आइए, इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ फॉलो कीजिएगा और बताइएगा आने वाले समय में भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, क्या सज़ा पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को दी जानी चाहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नए नए तीरों के साथ जो हमारे तरकश में हमेशा से मौजूद हैं। तब तक के लिए नमस्कार।